हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सीटेट। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को हेल्पफुल होंगे। आप इन क्वेश्चंस को एज ए मॉक टेस्ट के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो एक प्राथमिक कक्षा की शिक्षिका अधिगम को प्रभावी किस तरीके से बना सकती? ऑप्शन ए, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। ऑप्शन बी, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन सी, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। या ऑप्शन डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों को जीवन के साथ संबंधित करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन किस प्रकार का है? सही है या गलत है? यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। गलत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। या ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, गलत ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यह अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे दुविधा उत्पन्न नहीं करते हैं, ना ही यह अधिक श्रेणीबद्ध तरीके को दिखाने के लिए उपयुक्त होता है, और यह स्पर्धा के लिए भी ऐसा नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बच्चे अपने समाज के वयस्कों और अपने साथियों के साथ रह के अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, सहयोगी प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी, मानकीकृत परीक्षण। ऑप्शन सी, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। या ऑप्शन डी, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सहयोगी प्रोजेक्ट। सहयोगी प्रोजेक्ट मतलब बच्चे एक दूसरे के साथ आपस में मिलकर जो कार्य करते हैं वो अधिक उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शन ए, एक काल्पनिक लक्ष्य है। ऑप्शन बी, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। या ऑप्शन सी, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। या ऑप्शन डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सम्मिलित किए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। मतलब विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग तरीके से उनके शिक्षण के लिए उनके नए नए दृष्टिकोण उनके लिए बनाना, विषय वस्तु को उनके उपयुक्त तरीके से उनके सामने प्रस्तुत करना आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो जीन पियाजे ने क्या कहा था कि अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। या ऑप्शन बी, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। ऑप्शन सी, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। या ऑप्शन डी, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन की बात तो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा कही गई थी, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं होगा। ईश्वरीय न्याय पर ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया। और शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, तो पुनर्बलन की प्रक्रिया की बात स्किनर द्वारा कही गई थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे वैसे भी बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा उन्होंने दी है, क्योंकि वे बच्चों को एक सक्रिय खोजकर्ता के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है? तो प्रतिभाशीलता किसका संयोजन अध्यापक मानते हैं? ऑप्शन ए, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता या उच्च वचनबद्धता। ऑप्शन बी,
उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता और उच्च क्षमता। ऑप्शन सी उच्च योग्यता, उच्च क्षमता और उच्च वचनबद्धता। या ऑप्शन डी उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। तो प्रतिभाशीलता के अंतर्गत सृजनात्मकता एक प्रमुख पहलू है। तो या तो ऑप्शन ए होगा या डी होगा। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा ज़्यादा उपयुक्त आंसर होगा। तो यहाँ पे उच्च योग्यता प्रतिभाशीलता को प्रदर्शित नहीं करती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति ये प्रतिभाशीलता की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए पुस्तकों से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना। ऑप्शन बी समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। ऑप्शन सी विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। या ऑप्शन डी प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो पुस्तकों के उत्तर लिखाना किसी भी प्रभावशाली अधिगम का पहलू नहीं होता है। समूह गतिविधि के बजाय सिर्फ व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना भी उपयुक्त नहीं है। और प्रश्न पूछने के कारण व्यवधान नहीं उत्पन्न होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना एक प्रभावशाली अध्यापिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होती है। तो इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है किस रूप में? समायोजन और अनुकूलन के रूप में। ऑप्शन बी समावेशन और अनुकूलन के रूप में। ऑप्शन सी सामीकरण और संशोधन के रूप में। या ऑप्शन डी समावेशन और समायोजन के रूप में। तो स्कीमा कुछ मानसिक क्रियाएं जो दिमाग में भंडारित होती हैं वो स्कीमा होती हैं। तो जब स्कीमा में कुछ नया संशोधन, कुछ नई प्रक्रिया ऐड की जाती है तो वह समावेशन की प्रक्रिया होती है। और उस प्रक्रिया में जब कोई नया संशोधन किया जाता है, जो सम्मिलित प्रक्रिया में उसको संशोधित करके कुछ और प्रक्रिया ऐड की जाती है तो वह समायोजन की प्रक्रिया हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा गया था कि नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन। तो जब नई जानकारी में कुछ संशोधन किया जाता है तो वह समावेशन की प्रक्रिया होती है। और नई जानकारी के आधार पर पुरानी पहले से भंडारित प्रक्रियाओं में संशोधन तो वह समायोजन की प्रक्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समावेशन और समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ऑप्शन बी अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ऑप्शन सी कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। या ऑप्शन डी कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो नियंत्रित परिवेश किसी भी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ऐसा भी नहीं है कि अध्यापकों की कोई भी सहभागिता हो ही नहीं, तो यह भी गलत है। और कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश ऐसा नहीं है कि बच्चों को खुला छोड़ दिया जाए, वो कुछ भी करें, तो ये भी सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। मतलब बच्चों को इतनी छूट होनी चाहिए कि वे अपने अधिगम को प्रभावशाली बना सकें, अपनी सक्रिय खोजबीन कर सकें, प्रश्न पूछ सकें तथा अपनी सृजनात्मकता को दिखा सकें। तो ये कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो यह विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा जो सिद्धांत है तो वह विकास को किस प्रकार से बताता है? ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन बी विभिन्न से एकीकृत कार्य की ओर। ऑप्शन सी सिर से पैर की ओर। ऑप्शन डी ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट होगा आंसर ऑप्शन सी सिर से पैर की ओर। तो सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है। पहले बच्चा अपने सिर का मूवमेंट शुरू करता है, उसके पश्चात वह अपने पूरे बॉडी पार्ट का मूवमेंट करना शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
2005 NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की है? ऑप्शन ए सत्तावादी, ऑप्शन बी अधिनायकीय, ऑप्शन सी अनुमतिपरक या ऑप्शन डी सुविधादाता। तो NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में बताई गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, तो इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन ए अधिगम्य असुविधा का, ऑप्शन बी अधिगम्य आवश्यकता का, और ऑप्शन सी अधिगम्य कठिनाई का, ऑप्शन डी अधिगम्य समस्या का। तो जब बच्चे को लिखने में कोई दिक्कत आती है तो यह अधिगम आवश्यकता का एक रूप होता है। अधिगम आवश्यकता लर्निंग डिसेबिलिटी जिसे कहा जाता है, मतलब इसमें एक तरीके से विकार होता है जिसमें बच्चे को लिखने में समस्या होती है। वहाँ डी के जगह पे बी लिख देता है या बी की जगह पे डी लिख देता है, उसको कन्फ्यूजन हो जाती है कि वह अक्षरों के स्वरूप को समझ नहीं पाता है। तो यह लिखने में अधिगम्य आवश्यकता के कारण होता है और इस प्रकार की डिसेबिलिटी डिस्ग्राफिया कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अधिगम्य आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। ऑप्शन ए खुले अंत वाले प्रश्न, ऑप्शन बी परियोजना, ऑप्शन सी अवलोकन या ऑप्शन डी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो क्रिएटिविटी का कार्य होता है, खुले अंत वाले प्रश्न भी क्रिएटिविटी के अंतर्गत आते हैं, परियोजना भी क्रिएटिविटी के अंतर्गत आती है, अवलोकन भी क्रिएटिविटी का एक पार्ट है। विद्यार्थियों की योग्यता का क्रम निर्धारित करना यह क्रिएटिविटी आकलन का कार्य नहीं होता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि? तो आकलन असेसमेंट जो किया जाता है वो उद्देश्यपूर्ण कब होगा? यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, ऑप्शन बी इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, ऑप्शन सी या केवल एक वर्ष के अंत में हो, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तो तुलना किसी भी आकलन का उद्देश्य नहीं होता है, भय और तनाव भी आकलन का उद्देश्य नहीं है। वर्ष में अगर एक ही बार किया जाएगा तो आकलन का कोई भी महत्व रह ही नहीं जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त होती है। मतलब आकलन से यह पता चलता है कि शिक्षकों की सिखाई गई विधियां बालकों के द्वारा कितनी सीखी गई। तो शिक्षकों को अपनी शिक्षण विधियों की फीडबैक प्राप्त होता है, जबकि शिक्षा और बालकों को यह प्राप्त होता है कि उसने कितना सीखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन था बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ऑप्शन बी बच्चे समस्या समाधान करता है, ऑप्शन सी बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, या ऑप्शन डी बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो बच्चे समस्या समाधान करता है, ये ऑप्शन सही है क्योंकि बच्चे खुद ही समस्या को सुलझाने में विशेष योगदान देते हैं। और बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, या जीन पियाजे के द्वारा क्या कहा गया था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, वह स्वयं ही कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक मतलब खोज करता है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन राइट हैं, जबकि ये ऑप्शन गलत है कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे सिर्फ जानकारी को एकत्रित ही करते रहते हैं, बल्कि वह स्वयं खोजने पर भी विचार करते हैं या केंद्रित रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, आपके अनुसार कौन सा सही है? ऑप्शन ए लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन बी लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन सी सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, या ऑप्शन डी लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए तो इसका रॉन्ग हो गया कि लड़कों को घर के बाहर, तो यह एक रूढ़िबद्धता स्टीरियोटाइप क्वेश्चन ऑप्शन है कि लड़कों को सिर्फ घर के बाहर के काम ही करने चाहिए।
ऑप्शन सी भी गलत है कि लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बच्चा कुछ भी पढ़ सकता है। ऑप्शन डी भी यहाँ पे गलत हो गया कि लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। यह भी एक रूढ़िवादिता टाइप का ऑप्शन हो गया कि लड़कियों को सिर्फ घर के ही काम करने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लड़कों को घर के कामों में भी सहायता करनी चाहिए। तो लड़के घर के काम भी कर सकते हैं और लड़कियां बाहर के काम भी कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो जब बालक कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे होते हैं तो अध्यापकों को किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन ए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों और ग्रेडों पर। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। तो ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो याद करना भी किसी भी प्रभावशाली अधिगम का बिंदु नहीं है। अंकों की बात करना भी किसी भी अध्यापक के लिए मुख्य कार्य नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। तो शिक्षार्थी तभी ज्ञान को अच्छे तरीके से अर्जित कर सकते हैं जब उनकी सक्रिय सहभागिता, मतलब वो खुद में इच्छुक होंगे कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम ऑप्शन ए पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ऑप्शन बी का एकमात्र निर्धारक होती हैं। ऑप्शन सी के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए। या ऑप्शन डी पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो जब एक विविध कक्षा होती है तो उसमें शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, मतलब उनको आंतरिक तौर से मोटिवेट कर सके। तो शिक्षिका को अभ्यर्थियों से क्या कहना चाहिए। ऑप्शन ए, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, तो ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए। ऑप्शन बी, तुम उसके जैसा क्यों नहीं कर सकते, तो ऐसा भी कहना गलत होगा। ऑप्शन सी, काम जल्दी पूरा कर लो तो तुम्हें ट्रॉफी मिलेगी। तो यह कुछ समय के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर सकता है, ऐसा भी बच्चों को आंतरिक तौर पे मोटिवेट नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसे करने की कोशिश करो तो तुम सीख जाओगे। तो यह कथन शिक्षिका के द्वारा अगर कहा जाता है तो इससे अभ्यर्थी आंतरिक रूप से मोटिवेट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। ऑप्शन बी, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। ऑप्शन सी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। या ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करना। तो एक प्रभावशाली कक्षा का ये कार्य नहीं है कि विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम लागू किए जाएं या उनके अंकों के आधार पर उन्हें अलग किया जाए। और शिक्षण और आकलन के लिए समान और मानक तरीके, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ टेस्ट ही सर्टिफाइड टेस्ट ही प्रयोग किए जाएं, तो ऐसा भी नहीं है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक के रूप में बच्चों से बातचीत करना और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना ही सबसे उपयुक्त रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। होपफुली क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।